क्या कीजिए, हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी हमको पता रहनी चाहिए। मतलब हिस्ट्री का फ्लो कैसे रहा और मेजर डायनेस्टीज और उनका पीरियड, किंग्स के नाम, ये हमको पता रहना। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे एनसीईआरटीज हैं वहां से जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसा फोटोज वगैरह है, मैप्स हैं, ये अच्छे तरीके से देखना रहता है। टर्म्स रहते हैं, कीवर्ड्स रहते हैं, तो इनकी मीनिंग भी हमको पता रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमको प्रोसीड करना है। हमने एक एनसीईआरटी देख ली, एंशंट वाली। अब जो बच्चों ने अभी कुछ नोट्स वगैरह नहीं पढ़े, तो पहले क्या कर लो, लूसेंट से एंशंट पढ़ लो, ठीक है, एंशंट और मिडिवल, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी देख लेना। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बुक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। हिस्ट्री का हमने सिलेबस देख लिया था, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। GS1 जनरल स्टडीज 1, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। अब यहाँ पर देखो, पहली बात, इंडियन कल्चर, साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो ये चीजें हमको देखना है कल्चर में। एंशिएंट और मिडिवल का इतना ही पार्ट है, जो पहले दो दो लाइन जो है, पहला पॉइंट एंशिएंट और मिडिवल का है। इसके बाद चालू होता है मॉडर्न। मॉडर्न में मॉडर्न हिस्ट्री, Indian history from the about middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues. उसके बाद क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और लास्ट है अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थीम्स है, ये सारी चीजें हमको कवर करना है। एंशिएंट और मिडिवल का हम क्या करेंगे, थीम्स 1 थीम 2 पढ़ेंगे, साथ में लूसेंट आप लोगों को पढ़ना है, लूसेंट में एंशिएंट मिडिवल का पार्ट। दूसरी चीज मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए थीम्स 3 वाली बुक पढ़ना है। फिर आवर पास्ट 3, ये है 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, वो पढ़ना है। फिर साथ में स्पेक्ट्रम के कुछ पूरा डेवलपमेंट दिया, सिविल सर्विसेज डेवलपमेंट, जुडिशरी का डेवलपमेंट के बारे में। तो ये हमको चीजें कवर करना है। जैसा कि हमने थीम्स 1 में देखा था, ब्रीफ आउटलाइन, इसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रीफ आउटलाइंस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, हमने जो जब लास्ट स्टेज पढ़ा था मिडिवल एनसीईआरटी का, मिडिवल एनसीईआरटी का जब हमने सॉरी एंशिएंट का लास्ट स्टेज देखा था, तो हमने पढ़ा था वर्धन डायनेस्टी, हर्षा, ठीक है। फिर हर्षा के जब एंड होती है, फिर हमारा पीरियड स्टार्ट होता है मिडिवल का। तो ऐसा क्या इवेंट हुआ था कि मतलब एंशिएंट से हम मिडिवल उसको टर्म यूज करते हैं, क्या हुआ था वो पीरियड में, मतलब फॉरेन इन्वेजन्स, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, मुफ्ती साहब बोल रहे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो गया था, ठीक है। और कोई वार तो हर पीरियड में होते रहते हैं ना, अरब जाए, ठीक है। तो और क्या हुआ था, मतलब क्यों ऐसा मेडिवल क्यों बोलते हैं उसके बाद के फेज को? हाँ, डॉक्टर साहब के पास से सही जवाब आ रहा है, कोई और बताएगा? ये पीरियड में क्या हुआ था कि जो हम पढ़ते हैं, जब एंशिएंट का हम बात करते हैं, अशोकास की वगैरह, यहाँ पर क्या थी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर थी, सेंट्रल अथॉरिटी थी। लेकिन एंशिएंट से जैसा जैसा अशोका के बाद हम जैसा जैसा देखते हैं, किंग की पावर कम होती है, फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर बढ़ती है, जिसको हम सामंतशाही कहते हैं, या फिर हम उसको और दूसरा नाम आता है जमींदार वगैरह, ऐसा, मतलब नोबल्स, नोबल्स का वैल्यू ज्यादा बढ़ती है और उनको पावर ज्यादा मिलती है।
तो यही वजह है, ये पीरियड में एक एक हाई लेवल को पहुंच जाता है, और उसके बाद से सेंट्रल रूलर मतलब किंग तो रहेगा लेकिन उतनी पावर नहीं रहेंगी, साथ में उसको पावर शेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसके बाद वाले फेज को, वर्धन डायनेस्टी के बाद के फेज को हम क्या कहते हैं, मिडिवल पढ़ते हैं। तो ये ऐसा चेंज था। अब अभी हम जैसा पढ़ोगे मिडिवल पढ़ेंगे, मिडिवल के बाद फिर मॉडर्न आएगा, तो तब भी हम ऐसे यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि वो फेज को मॉडर्न क्यों कहा जाता है। अभी से आप लोग सोच के रखना सर। डायनेस्टीज वगैरह हमको देखना है। जब हम मिडिवल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आएगा हमारा ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल 750 एडी टू 1000 एडी। ये पीरियड याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, 750 एडी टू 1000, अराउंड 250 ईयर्स का ये पीरियड है। यहाँ पर तीन डायनेस्टीज में वॉरफेयर चला करते थे, ठीक है। और ये जो तीन डायनेस्टीज थे, गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटा एंड पालाज, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारा ये मॉडर्न डे यूपी उत्तराखंड ये साइड में थे। फिर पालास थे हमारे, पालास बंगाल बांग्लादेश ये साइड में। और राष्ट्रकूटा थे महाराष्ट्र और साउथ में कर्नाटक आंध्र, ठीक है। अब ये तीनों के कुछ कुछ फेमस किंग्स के नाम वगैरह हमको पता रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गुर्जर प्रतिहारा, ओके स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, ठीक है। दिख रहा है, ओके हाँ। गुर्जर प्रतिहारा हम देख रहे थे। गुर्जर भोज, मिहिर भोज नाम याद रखना। और या फिर इनका दूसरा टाइटल था आदि वराह। आदि वराह, वराह अवतार हम पढ़ते हैं विष्णु का था, ठीक है। तो मिहिर भोज और आदि वराह, आदि वराह नाम से ही आप समझ सकते हैं कि विष्णु का अवतार है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, किंग खुद को गॉड से एसोसिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या होती, किंग की लेजिटिमेसी और बढ़ जाती, किंग के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो मुझको बताओ, ये ट्रेडिशन किसने, ये ट्रेंड किसने स्टार्ट किया था, मतलब किंग के नाम के साथ गॉड का नाम? अशोका, ओके। देवनाम पी अशोका, हाँ बोल सकते, बोल सकते हैं। और ऑफिशियली हम ऐसा देखते हैं कि ये जैसा हम बोलते हैं शैडो ऑफ गॉड वगैरह, ये जो ऐसे टाइटल्स हैं कनिष्क का यूज किए थे, कनिष्का ने स्टार्ट किए थे ट्रेंड, ठीक है, ऐसे टाइटल्स लेना। इसके बाद आपका आएंगे, इसके लिए बहुत सारे वॉर्स होते थे तीनों में, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल करने के लिए। फिर आपके देखो पालास, पालास का जो फाउंडर है वो धर्मपाला है। धर्मपाला, सॉरी गोपाला इज द फाउंडर, उसके बाद उसका बेटा आएगा धर्मपाला। धर्मपाला इज फेमस फॉर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं हमको पता रहनी चाहिए, जैसा कि नालंदा, नालंदा किसने स्टेब्लिश किया, कुमार गुप्ता, हाँ। फिर धर्मपाला विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ऐसा ही महमूद गावान है, उसने बिदर में क्या बनाया था, गावान मदरसा, वो टाइम की वो यूनिवर्सिटी थी समझो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पालाज में ये लोग रहेंगे। लास्ट पहले में इसमें क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द पालास कंट्रीब्यूशन इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो ये लोगों ने बुद्धिज्म बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दिया था, और साथ में क्या किए, नालंदा जो ऑलरेडी थी यूनिवर्सिटी उसको रिनोवेट किए, विक्रमशिला बनाए, फिर कुछ नए मोनास्ट्रीज बनाए, जगतदाला, ओदानपुरी, ऐसे मोनास्ट्रीज वगैरह बनाए। ये आप वहां पर, तो तीसरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो राष्ट्रकूटास की है। राष्ट्रकूटा, यहाँ के जो फेमस किंग है, जैसा अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष काफी फेमस किंग है। इसी तरीके से कृष्णावन, कृष्णावन भी फेमस है, इसने क्या बनाया था, एलोरा टेम्पल बनाया था, कल ही हमने डिस्कस किया था। एलोरा का स्पेशल फीचर क्या है, एलोरा टेम्पल का, मोनोलिथिक, और दूसरा, हाँ, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम इसका कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। उसका जो आर्किटेक्ट था उसने लिखा है वहां पे इंस्क्रिप्शन में, ओ हाउ आई क्रिएटेड इट, उसको भी यकीन नहीं आ रहा था, तो तारीफ कर रहा था अपने वर्क की, ठीक है। तो मुझको बताओ अजंता टेम्पल किसने बनाया था फिर, अजंता क्योस, किसने बनाया अजंता क्योस?
एलोरा का तो देख लिया, अजंता तो इससे पुराने हैं। कौन बनाया था? तो पहले पीरियड याद रखो, फिर लोकेशन याद रखो, आप गेस कर सकते हैं। उसका जो पीरियड है, फर्स्ट सेंचुरी एडी टू फिफ्थ सेंचुरी एडी, ऐसा वो 500 साल में उसको बनाया गया है। तो वो पीरियड में कौन थे? वाकाटका थे, सातवाहन थे और वाकाटका थे। तो मतलब एक किंग ने नहीं बनाए, बहुत सारे किंग्स डायनेस्टीज मिलके बनाए। तो उसमें सातवाहन वाकाटका आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये चीज हमने देखी। 1000 अभी वही फेर क्या होता है, इमरजेंस ऑफ राजपूत स्टेट्स। ठीक है, बहुत सारे राजपूत घरानों का इमरजेंस होता है, थेरीज दिए हैं गए। कोई लोग कहते हैं कि राजपूत क्या थे, बाहर से जो वॉरियर ट्राइब्स थे, जैसे शकाज वगैरह हमने देखा था, वैसे ये क्या थे, बाहर से जो आए थे ट्राइब्स आए थे, वो ओवर द पीरियड इंडियन सोसाइटी में असिमुलेट हो गए और उनको राजपूत का स्टेटस दिया गया। जैसे पवार, परमार, चंदेला, ये लोग हैं। दूसरी एक थेरी है कि राजपूत एक वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने क्या किए, माउंट अबू पे यज्ञ किए और वहां से उनका इमरजेंस हुआ राजपूत का। ठीक है, तो इसलिए उनको राजपूत मतलब सन ऑफ सन मतलब सूर्य पुत्र वगैरह ऐसा कहा जाता है, कि वहां से डिसेंड हुए। तो ये भी एक थेरी है। तो हमको क्या करना है, इनका पीरियड याद देखो, 7th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी पीरियड में बहुत सारे राजपूत। तो उसमें एग्जाम्पल है चौहान, पृथ्वीराज चौहान वगैरह हम देखेंगे। तो ये थे अजमेर में, नौज में। तोमर ये दिल्ली के पास, फाउंडर ऑफ दिल्ली भी कहा। खजुराहो टेम्पल जो हम पढ़ते हैं। परमार थे मालवा में बना। सोलंकी, सोलंकी गुजरात में थे। और सिसोदिया, सिसोदिया मेवाड़ में थे। ठीक है, सिसोदिया जैसा मनीष सिसोदिया वगैरह ये लोग हैं, ये सिसोदिया ग्रुप से राजपूत लोग हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमको पता रहनी चाहिए। चौहान, चौहान में सबसे फेमस किंग पृथ्वीराज चौहान, पहला, दूसरा, तीसरा। पृथ्वीराज दूसरा है, तीसरा? ठीक है, शायद दूसरा, सेकंड सर। तीसरा, सेकंड। ठीक है, तो सेकंड पृथ्वीराज सेकंड। तो इनके पीरियड में क्या हुआ था, बैटल ऑफ कौन सा? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज हाँ चौहान की बात कर रहा हूँ। बैटल ऑफ कौन सा हुआ था यहाँ पे? एक को भी नहीं आ रहा है जवाब, क्या बात। लोधी के साथ नहीं, बैटल हुई थी गौरी के साथ। हाँ, तो मोहम्मद बैटल घोरी का के नाम साथ हुई क्या थी था? सर। हाँ, पहले बैटल में गौरी, तराइन, बैटल ऑफ तराइन। तराइन। हाँ ना, 1191 पहले हारा था में सर वो। बैटल होता है। हाँ, पहले हार पहले जाता बैटल है, हारा था फिर सर, पृथ्वीराज। सेकंड जीतता है सर। हाँ, सेकंड जीतता है। तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे फटाक से आ जाना चाहिए आंसर। बैटल ऑफ तराइन 1 और 2, 1 में घुघोरी आ जाता, 2 में जीत जाता। तो पृथ्वीराज 2 था। ठीक है, गढ़वाल, कन्नौज, तोमर वगैरह ये सब है। तो ठीक है, यहाँ अब आगे आ जाओ। अभी हम वही पीरियड में 750 से 1000, तो ये भी होते हैं। जैसा कि मोहम्मद बिन कासिम, फर्स्ट अरब इन्वेजन, मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी, 712 एडी में ये होता है। ठीक है, वो टाइम पर वहां पर कौन सी डायनेस्टी रहती है अरब में? 2-3 डायनेस्टीज हैं मेजर, उनके नाम याद गजनवीड रखो। सर, गजनवीड एम्पायर। गजनवी तो सेंट्रल एशिया में रहते हैं। अरब में कौन रहते हैं वो टाइम पे? 4 खलीफा होते हैं, उसके बाद उमैयद डायनेस्टी रहती है। ठीक है, हाँ, उमैयद रहते हैं 750 तक। 750 के बाद अब्बासिद आते हैं, वो रहेंगे 1250 तक। फिर ये लिख लेना, उमैयद 750 तक, फिर 1250 तक। 1250 में चंगेज खान का इन्वेजन होता है, मंगोल्स का। फिर वो सब अब्बासिद खत्म होते हैं। फिर ऑटोमन तुर्क का इमरजेंस होता है। तो इस तरीके से फिर ऑटोमन आएंगे, तो फिर पूरा आपको वर्ल्ड वॉर 1 तक ऑटोमन रहेंगे। तो ये चीजें ब्रॉड मिडिवल की भी, मतलब मिडल ईस्ट की भी हमको पता रहनी चाहिए। उमैयाद, अब्बासिद और ऑटोमन। उमैयाद 750 तक रहते हैं, मतलब आफ्टर 4 खलीफा उमैयाद आते हैं। फिर उसके बाद अब्बासिद आएंगे 1250 तक। फिर मंगोल इन्वेजन होता है, वो सब खत्म कर देते हैं, बगदाद वगैरह पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे। और फिर आपका ऑटोमन का राइज होता है 13th सेंचुरी के एंड में। ठीक है,
11 12 12 13, हाँ वही, ठीक है, 12th सेंचुरी एंड में, ठीक है। और उसके बाद फिर ये देख लेना, फिर बाद में वर्ल्ड वॉर वन तक वही रहते हैं वहां। उसके बाद क्या आएगा, मोहम्मद बिन कासिम, फिर गजनी, गजनी का इन्वेजन होता है इंडिया में। गजनी के 17 रेड्स होते हैं। महमूद गजनी 998 टू 1030 एडी। ओके, तो ये भी आप याद रखना। और क्या होता है, महमूद गजनी हुआ, महमूद घोरी, घोरी, आ, हाँ, घोरी आता है 1175 टू 1206 के बीच में। घोरी तो ये टाइम पे क्या, ऑफ तराइन 1 और 2 होता है, और वो उसमें जीत जाता है। उसमें रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं वो चेक करता हूँ। ओके, हो रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक। गजनी देख लिया हमने, घोरी देख लिया, हाँ। महमूद गजनी जब आता है, इसके साथ एक फेमस ट्रैवलर रहता है, उसका नाम क्या है, हिस्टोरियन कम ट्रैवलर, गजनी के साथ कौन आया था, अल बेरूनी, ठीक है, अल बेरूनी किताबुल हिंद। और दूसरा महमूद घोरी, ठीक है। ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ट्रैवलर्स ही है। पहला चैप्टर पूरा ट्रैवलर्स पे ही है, तो ट्रैवलर्स और कंटेम्पररी किसके थे, ये हमको पता रहना चाहिए। ओके, बात क्या होता है, एक्सट्रीम साउथ में क्या चलता है वो टाइम पे, तो वो टाइम पे एक्सट्रीम साउथ में लैटर चोलाज रहते हैं। हमने संगम एज देखा था, 1st सेंचुरी एडी टू 3rd सेंचुरी, चेरा चोला पांडे। अब फिर से दोबारा चोला का इमरजेंस होगा, और ये रहता है 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी। तमिलनाडु, केरला, श्रीलंका भी ये लोग जीत ले, हाँ, श्रीलंका भी ये लोग जीत लेते हैं, और फिर कहाँ जाते हैं, थाईलैंड में भी, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो वहां पर क्या रहता है, श्री विजय साम्राज्य रहता है, उसको हरा देते हैं, उसको अपने डोमिनेशन में लेकर आते हैं। यहाँ पर की जो फेमस किंग है, नाम याद रखना, राज राजा, राज राजा ने बनाया बृहदेश्वरा टेम्पल। राजेंद्र वन, राज राजा का बेटा, इसने बनाया गंगाई कोंड चोलपुरम, ठीक है। इसको गंगाई कोंडा, गंगा मतलब वो इसलिए क्योंकि ये गंगा तक चले जाता है ऊपर। किंग है साउथ का, लेकिन नॉर्थ वालों को हरा देता है, ऐसा बहुत कम बार हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है। साउथ वाले नॉर्थ वालों को हरा है। तो राजेंद्र वन गंगाई कोंड, तो गंगा तक जाता है, कोंड मतलब विक्टोरी, कॉन्करर, तो इसलिए उसको हमसे सिटी बनाए टेम्पल की। फिर राजराजा टू आएगा, वो बनाएंगे ऐरावतेश्वर टेम्पल। ये मैच द पेयर्स में काफी बार पूछा जाता है, ये तीनों भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। चोला की और एक खास एज में क्या थे, असेंबली वगैरह रहते थे, ठीक है, लोकल गवर्नेंस इनका टाइप के कमिटीज रहते थे। एक रहता था उर, उर मतलब असेंबली इन नॉन ब्राह्मीण विलेज। वो टाइम पे क्या हुआ करता था, ब्राह्मण्स को बहुत सारे लैंड ग्रांट दिए जाते थे, मतलब एक एक विलेज ही उनके नाम पे दिया जाता था, उसको कहते हैं अग्रहारा, ठीक है। तो ऐसे जो कॉमन विलेज है, जो नॉन ब्राह्मीण विलेज है, वहां पर उर रहेगा। और एक रहता था सभा, सभा में क्या रहता था, असेंबली इन ब्राह्मीण विलेज। जो अग्रहारा विलेज है, वहां पे जो असेंबली रहेंगे उसको क्या कहेंगे, सभा। उर एंड सभा, दोनों के नाम याद रखना, ये भी मैच द पेयर्स में पूछता है। अब आगे बढ़ो, अब हम आते हैं दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है। 1206 टू 1526 दिल्ली सल्तनत। और यहाँ पर ये पीरियड में क्या हो गए, कई सारे डायनेस्टीज आ गए। सबसे पहले डायनेस्टी आपकी स्लेव डायनेस्टी, 1206 टू 90, ठीक है। अब फटाक से मेरे को बताओ, किंग्स के नाम बोलो स्लेव डायनेस्टी के। घोरी तो आया, लेकिन उसको फर्स्ट किंग नहीं बोलते, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट दिल्ली सुल्तान। फिर उसके बाद आएगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, ठीक है, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। और उसके बाद आएगा, इंपॉर्टेंट किंग का नाम बोलो बस, बलबन आता है, ठीक है। फिर ऐसा करते करते क्या आता है, 1290 आ जाता है। और 1290 में होता है, कूप होता है, खिलजी रिवॉल्यूशन। खिलजी वो टाइम पर लोअर कास्ट समझे जाते थे, तो इसलिए वो पीरियड को क्या कहा जाता है, खिलजी रिवॉल्यूशन, ठीक है। वैसे ये भी स्लेव डायनेस्टी ही थी, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था, इल्तुतमिश स्लेव थे, ठीक है, बलबन भी स्लेव था, ये सारे लोग स्लेव थे, इसलिए स्लेव डायनेस्टी। खिलजी, खिलजी आएगा, खिलजी में सबसे फेमस है जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद
अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, इनका जिक्र आएगा बाद में, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आता है आपका तुगलक। तुगलक में सबसे पहले कौन आया था फाउंडर? तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक इज द फाउंडर। गयासुद्दीन के बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। ये तीन नाम। अब देखो, गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे किस्सा फेमस है। वो टाइम पे सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो वो टाइम पर क्या हुआ करता था, किंग से ज्यादा फॉलोइंग इनकी थी। निजामुद्दीन काफी फेमस थे अपने वक्त के। तो बादशाह थोड़ा जेलस था गयासुद्दीन तुगलक, और उनसे पहले के बादशाह ने उनको बहुत सारे ग्रांट्स दिए थे, डोनेशन वगैरह वो लोग तकसीम कर देते थे। मतलब निजामुद्दीन औलिया गरीबों वगैरह बांट देते थे। तो इसने क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक तो बंगाल को अपने अंडर में ला लेता है, और फिर बंगाल से एक लेटर लिखता है निजामुद्दीन औलिया की। बोलता है कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आने के बाद तुम्हारा देख लूंगा। निजामुद्दीन औलिया को धमकी देते हैं। फिर निजामुद्दीन औलिया रिटर्न में रिप्लाई लिखते, दिल्ली अभी दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो फिर ये आता है पूरा, मतलब विक्ट्री, ये तो जीती हुई आर्मी है इसकी, पूरी आर्मी के साथ इस शान में आ जाता है पूरा दिल्ली तक। दिल्ली के एंट्रेंस पर तो इसका शायद भांजा, शायद नेफ्यू रहता है अपना, ये मोहम्मद बिन तुगलक। तो बादशाह आ रहा है तो वो क्या करते हैं, पूरा स्टेज वे सब सजा देते हैं, और प्लेटफॉर्म बना देते हैं, और पूरे कमान वगैरह बना देते हैं। ठीक है, अब इसकी आर्मी जो रहती है वो पूरा अपने हाथियों के साथ वगैरह आती है, और वो जो स्ट्रक्चर रहता है वुडन का रहता है। तो ये जैसा ही आए एंट्रेंस करे तो कमान उसके ऊपर गिर जाती है और वो खत्म हो जाता है। तो हाँ, तो तब से वो डायलॉग फेमस है, दिल्ली अभी दूरस्थ। ठीक है, मतलब दिल्ली आने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये कहावत है। ओके, अब देखो क्या होता है बाद में। स्लेव डायनेस्टी खिलजी देख लिया हमने, तुगलक देख लिया, मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह सबको पता होगा। बहुत सारे इसके एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं। कैपिटल शिफ्ट करता है दौलताबाद को, फेल हो जाता है। टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करता है, वो भी फेल हो जाता है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म वो थोड़े ठीक ठाक थे। बाकी फेल्योर मतलब ऐसा, कराची एक्सपेडिशन उसका एक प्रोजेक्ट रहता है, फ्यूचर प्रोजेक्ट, वो भी फेल हो जाता है। ओके, फिर बाद में क्या होगा, देखो जब भी वीक रूलर आता है तो क्या करेंगे, रिवोल्ट होगा और दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग रूलर रिप्लेस करेंगे। ऐसे तुगलक के एंड में क्या होता है, अराउंड 3098 के आसपास तैमूर का इन्वेजन होता है। तैमूर, ये तैमूर लंग सेंट्रल एशिया से आता है, पूरा दिल्ली को खत्म कर देगा। ठीक है, और अपना एक पपेट बिठा, खिजर खान 1414 टू 50, यहाँ पर इसका ये थी। फिर यहाँ पर भी वही होगा, वीक रूलर आएगा तो उसको असब करते हैं लोधी के रूलर्स। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था बताओ? बहेलुल लोधी, बराबर। फिर बहेलुल लोधी के बाद कौन आता है? इब्राहिम सिकंदर लोधी सर। सिकंदर लोधी आता है। ठीक है, बहेलुल, सिकंदर, और सिकंदर के बाद इब्राहिम। सिकंदर लोधी किस इब्राहिम लिए सर। फेमस है? सिकंदर लोधी इज फेमस फॉर, He founded the city of Agra. हाँ, फाउंडर ऑफ आगरा सिटी, इसलिए फेमस है बहेलुल लोधी। फिर आगरा कई जमाने तक कैपिटल रहा। मुगल्स का भी कैपिटल आगरा था कई जमाने तक। शाहजहां फिर क्या करता है, शिफ्ट करता है, दिल्ली को लेकर आता है, शाहजहानाबाद नया सिटी बनाएगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखें। He was the ओके, greatest ruler, sir. ही वाज, The greatest ruler of Lodi, sir. ओके, हाँ, सिकंदर लोधी मतलब वो सबसे फेमस रूलर है लोधी डायनेस्टी का। ठीक है, लोधी अफगान रहते हैं, याद रखो। अफगान का और मुगल का कभी जमा नहीं, दोनों में एकदम एक्सट्रीम टाइप की दुश्मनी थी। ठीक है, जैसा बाबर का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है इब्राहिम लोधी के साथ, वो भी अफगान है। ठीक है, बाद में सूरी हरा देता है हुमायूं को। ठीक है, फिर बाद में लैटर मुगल जब हम पढ़ते हैं तो नादिर शाह का इन्वेजन होता जाता है, अहमद शाह अब्दाली आता है, वो भी लूटता है। दोनों भी अफगान थे। ठीक है,
अफगान का और इनका कभी रिलेशन अच्छा नहीं था, मुगल्स का। एक के बाद साउथ इंडिया में कुछ मेजर डायनेस्टी थे, जैसा कि जब खिलजी थे वहां पर ऊपर, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तो साउथ में 3 डायनेस्टी थे बड़े। एक यादवा थे जिनका कैपिटल देवगिरी था, मॉडर्न डे दौलताबाद। आंध्रा में काकतीयास थे जिनका कैपिटल वारंगल था, और कर्नाटक में होयसलास थे। होयसला का कैपिटल था हलेबीडु। ये नाम याद रखना, यादवाज, काकतिया और होयसला। फिर अलाउद्दीन, ये खिलजी, खिलजी का वजीर रहता है, खिलजी का कमांडर कौन रहता है? अलाउद्दीन खिलजी का डॉक्टर मलिक, मलिक काफूर, हाँ, मलिक काफूर इनके कमांडर रहते हैं। ठीक है, तो मलिक काफूर फेमस वॉरियर। तो ये क्या करता है मलिक काफूर, पहले तो अलाउद्दीन ही मतलब जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे अलाउद्दीन ही एक्सपेडिशन पे जाता है, यादवास को वगैरह हरा देता है। फिर जब अलाउद्दीन थ्रोन पे आता है तो मलिक काफूर को भेज देता है। मलिक काफूर फिर से यादवा को हराएगा, काकतियास को भी खत्म करेगा, होयसला को भी खत्म करेगा, और पूरा एकदम नीचे रामेश्वरम तक चला जाता है। ठीक है, वहां तक जाएगा एकदम वो टाइम। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, इतने डीप तक नॉर्थ का रूलर आया था। देखो ये पीरियड के बाद क्या होता है, तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक डायनेस्टी, जलालुद्दीन ये मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे, अब खिलजी के टाइम तो एक्सपांशन हुआ, लेकिन फिर से रिवोल्ट हो जाते हैं तुगलक के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे खासतौर पे। तो वहां पर 2 बड़े डायनेस्टी सेपरेट होते हैं दिल्ली सल्तनत से। एक रहता है विजयनगर एम्पायर, जो अपना समझो मॉडर्न डे साउथ कर्नाटक, साउथ आंध्रा, ये रीजन में। तो विजयनगर स्टैब्लिश होता है 1336 में। और उसी तरीके से एक 10 साल बाद बहामनी एम्पायर ये सेपरेट होता है 1347 में, विजयनगर और बहामनी। और ये दोनों के बीच में कई सालों तक लड़ाई चलती है, बहामनी और विजयनगर में। विजयनगर के फाउंडर कौन थे बताओ? हरियाणा एंड 2 बुक्का भाई थे, सर। हरिहर हरियाणा और एंड बुक्का। बुक्का। ठीक है, हाँ, ये पहले कमांडर थे मोहम्मद बिन तुगलक के आर्मी में। बाद में ये जाते हैं म्यूटिनी सप्रेस करने और खुद ही रिवोल्ट करते हैं और अपना अलग से एम्पायर डिक्लेयर करते हैं विजयनगर में। और क्या होता है, विजयनगर और बहामनी दोनों में एक रीजन को लेकर कई सारे बैटल्स होते हैं। वो रीजन का नाम क्या है? कृष्ण तुंगभद्रा दोआब, जिसको हम कहते हैं रायचूर दोआब भी है। ये याद रखना, रायचूर दोआब। तो ये दोनों के वार्स होते हैं बहुत सारे। फिर बहामनी का आगे चल के 5 डायनेस्टी में स्प्लिट भी होता है, तो हम आगे देखेंगे। और ये दोनों में एक डिसिफाई में, और मिलके विजयनगर को हरा देते हैं। फिर विजयनगर नॉमिनल उसका प्रेजेंस रहेगा। उसके बाद आगे मुगल्स 1526 टू, आ रहे क्या? चेक करता, चेक। ओके, किसी का है तो नहीं रिक्वेस्ट? ठीक है, मुगल्स में देखो 1256 टू 1857। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर मोहम्मद कौन आएगा उसके बाद? औरंगजेब के बाद बहादुर शाह कहते हैं उसको, मोअज्जम बहादुर शाह कहेंगे। औरंगजेब का बड़ा बेटा था बहादुर, मोअज्जम बहादुर शाह। उसके बाद फिर दूसरे जहांदर शाह वगैरह, शाह फरुख सियार आएगा। फरुख सियार के बाद आपका मोहम्मद मोहम्मद शाह। फिर शाह आलम। शाह आलम के बाद शाह आलम के बाद अकबर टू। अकबर टू के बाद बहादुर शाह जफर। ठीक है, 57 पे, 1857 तक। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर, जफर वाला सबसे लास्ट वाले रहेंगे। बहादुर शाह जफर उनका टाइटल था, और राइटिंग वो नाम से किया करते थे। और जो औरंगजेब का सक्सेसर था मुअज्जम बहादुर शाह, जफर नहीं उसके नाम में। ठीक है,
तो थोड़ा सा डिफरेंस है। बहादुर शाह इज डिफरेंट एंड बहादुर शाह जफर इज डिफरेंट। ओके, विजयनगर में सर 4 दारा इंपॉर्टेंट शिकोह था डायनेस्टी शायद। थे। दारा दारा शिकोह शिकोह शायद था। was the brother of Aurangzeb, and he was killed in the battle of succession, and after Shah Jahan, Aurangzeb became the Mughal emperor. Okay, विजयनगर में 4 डायनेस्टीज थे, संगम, सलुओ, तुलुओ, आराविदो। ये 4 डायनेस्टी के नाम याद रखना। हरिहर और बुक्का संगम के थे, और सबसे फेमस जो किंग था कृष्णदेवराय, ये थे तुलुवा डायनेस्टी से। कृष्णदेवराय वाज फ्रॉम तुलुवा डायनेस्टी, इसके नाम याद रखना। ओके, अब हम आगे बढ़ते, हम हमारी अब स्टार्ट करते हैं मेन एनसीईआरटी। ये हमने स्केलेटन देख लिया। स्केलेटन एक हिसाब से हो गया हमारा मिडियल हिस्ट्री। अब हम बस क्या कर रहे हैं, थोड़ा मटेरियल फ्लैश ऐड कर रहे हैं स्केलेटन को। अब देख, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर, फर्स्ट चैप्टर है हमारा थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरे ट्रैवलर्स के बारे में रहेगा। तो ट्रैवलर पर हमारी कमांड रहनी चाहिए। एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है प्रीलिम्स में ट्रैवलर्स के अकाउंट के ऊपर। दूसरा है ट्रेडिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछते हैं। फिर इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, विजयनगर एम्पायर के बारे में है। फिर उसके बाद आएगा पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट, इनके बारे में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कैसा था वो पीरियड में। और फिर आखिरी में आएगा किंग्स एंड क्रोनिकल्स। तो किंग्स एंड क्रोनिकल्स में मुगल हिस्ट्री है मेनली। तो ये हम 1 by 1 देखते हैं। अब सबसे पहले देखो, शॉर्ट में हम ट्रैवलर्स और उनका जो पीरियड था वो देखते हैं। ऐसा हम ये तो कल भी डिस्कस किए थे। मेगास्थनीस, जैसा हम जानते हैं, मेगास्थनीस ये था चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में, मौर्यन एम्पायर। फिर फहियान आएगा चंद्रगुप्ता टू, गुप्ता डायनेस्टी। हुएनस्तंग आएगा हर्षा के पीरियड में, हर्षवर्धन, हुएनस्तंग इस्तंग। अलबेरुनी आएगा महमूद गजनी के टाइम पे, मोहम्मद गजनी के टाइम। इब्ने बतूता आएगा, इब्ने बतूता के टाइम एमबीटी था, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। हाँ, इब्ने बतूता आएगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और वही पीरियड में हरिहर भी था, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका निकोलो काउंटी और अब्दुल रज्जाक। निकोलो काउंटी नाम से समझो, निकोलो कहां से रहते हैं, सरनेम किधर के रहते हैं, फ्रांस नहीं, इटाली के रहते हैं। निकोलो सार्कोजी वगैरह नाम सुने होंगे, फुटबॉल प्लेयर्स के वगैरह नाम याद रखा करो, तो नाम से भी आप गेस कर सकते हो। निकोलो काउंटी वाज फ्रॉम इटाली, और अब्दुल रज्जाक समरकंद से था। तो ये दोनों आए थे देवराय 2 के पीरियड में। फिर दुराते बारबोसा और डोमिंगो पेस, ये कहाँ के नाम है, नाम कहाँ के रहेंगे, नाम से पोर्तुगीज। हाँ, दुराते बारबोसा और डोमिंगो पेस ये पोर्तुगीज थे। ये आए थे कृष्णदेवराय 2 के पीरियड में, जो सबसे फेमस विजयनगर एम्परर था, दुराते बारबोसा एंड डोमिंगो पेस। और उसके बाद आएगा अथेनासिस निकितिन, ये कहाँ से रहेगा, हाँ अभी वार चल रहा है वो कंट्री का, रशिया। पुतिन, स्टालिन, लेनिन, निकितिन, ठीक है। देवराय 1, तो ऐसे नाम से भी आप बहुत सारे नॉमेनक्लेचर से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद मुगल पे इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं, जैसा कि निकोलो मैनुकी। निकोलो काउंटी तो पहले आया था विजयनगर में, निकोलो मैनुकी, एम है इसमें, एम से याद रखो मुगल, मैनुकी आएगा मुगल में। ये डॉक्टर था। पहले ही हम 2 डॉक्टर देख लिए हैं एंशिएंट में, कौन थे डॉक्टर, चरक और सुश्रुत। अब यहाँ पे मिडिवल के डॉक्टर है निकोलो मैनुकी, और ही वॉज द इटालियन राइटर था मुगल पीरियड में, डॉक्टर भी था। शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह, जय सिंह, ये सारे इसके कंटेम्पररी हैं। ओके, उसके बाद आपका आएगा जीन बाप्टिस्ट टैवर्नियर, ये PYQ है। टैवर्नियर ये क्या था, डायमंड मर्चेंट था, फ्रेंच ट्रैवलर, और शाहजहां और औरंगजेब के पीरियड में था वो। ओके, इसके बाद आएगा आपका फ्रैंकवाइज बर्नियर, इसका नाम बार बार लिया जाता है हिस्ट्री में, फ्रैंकवाइज बर्नियर। ये फ्रेंच था, नाम में इसका फ्रांस लिखा हुआ है, तो ये फ्रेंच था। और औरंगजेब के पीरियड में था ये फ्रैंकवाइज बर्नियर, ये भी फिजिशियन ही था, डॉक्टर था। फिर इसी तरीके से हमको कुछ डिपार्टमेंट्स याद रखना है। जैसा आज कैबिनेट सिस्टम थी, वो टाइम पे मतलब डिपार्टमेंट रहा करते थे, और तो उनके नाम और किसने बनाया, पहले डिपार्टमेंट्स पढ़ते हैं। जैसा दीवान अर्ज मिलिट्री का डिपार्टमेंट कहते हैं इसको, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस समझो। तो ये बनाया था बलबन ने, मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया बलबन ने, दीवान ए अर्ज। उसके बाद क्या आएगा आपका दीवान ए मुस्तखर्ज,
दीवाना रियासत, शाहनाई मंडी, ये किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म था ये था प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म। उसने क्या किया था, वो टाइम पे पीडीएस सिस्टम लेकर आया था वो। फूड ग्रेन वगैरह जो जितनी भी कमोडिटीज है, एसेंशियल कमोडिटी, सबके प्राइस क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे दिल्ली में। और उसको मेंटेन करने के लिए उसने ये ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, दीवानाए रियासत, शाहनाए मंडी, मंडी मतलब बाजार, शाहनाए मंडी मतलब चीफ ऑफिसर बाजार का, वो ओवरसी करेंगे। उसके बाद दीवाने कोही मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और मोहम्मद बिन तुगलक ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लाया। और उसके बाद दीवाने बंदगान मतलब स्लेव्स का डिपार्टमेंट, जैसा आज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रहती है, वो टाइम पे स्लेव्स वगैरह रहते थे, तो समझो उनके राइट्स वगैरह उसके लिए। और दीवाने खैरात, चैरिटी, जैसा मिनिस्ट्री ऑफ आज क्या रहती है अपने पास, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, चैरिटी वगैरह, इसमें सब स्कीम्स वगैरह रहेंगे वीकर सेक्शंस के लिए। तो ये रहता है फिरोज शाह तुगलक, दीवाना बंदगान, दीवाने खैरात। फिरोज शाह तुगलक एक आर्किटेक्ट भी था, इसने बहुत सारी सिटीज बसाए, फिरोजाबाद, फैजाबाद, हिसार, जौनाबाद, जौनपुर, तो ये सारे फिरोज शाह तुगलक ने बनाए। और इसने कैनल्स भी बनाए बहुत सारे। तो यमुना से अक्सर जो कैनल्स निकलते हैं, सतलज, यमुना, ये रीजन में इसने कैनल्स भी बनाए थे, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये याद रखना हमको। फिर कुछ बुक्स हैं, ये तो आगे आएंगे, बुक्स के नाम हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर। तो अब्दुल रज़ाक का यहाँ पर जिक्र है, अब्दुल रज़ाक समरकंदी, ये आए थे देवराय 2 के पीरियड में। ओके, फिर अल बेरूनी जैसा हमने देखा 11th सेंचुरी, वो टाइम पे मोहम्मद गजनी आए थे। फिर इब्ने बतूता मोरक्को से थे, ये आए थे 14th सेंचुरी में जब मोहम्मद बिन तुगलक था। और फ्रैंकोइस बर्नियर ये आया था 17th सेंचुरी में। ओके, फिर नेक्स्ट वाले पेज पे अल बेरूनी के बारे में इनकी जो किताब है किताबुल हिंद, इसके बारे में दिया गया है। ओके, किताबुल हिंद ये अरबिक में लिखी गई किताब है, किताबुल हिंद इज इन अरबिक। और इसमें 80 चैप्टर्स हैं ऑन सब्जेक्ट सच एज रिलीजन, फिलोसॉफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, मैनर्स, कस्टम्स, लॉज, मेट्रोलॉजी, मतलब कुछ भी पूछा तो ऑल ऑफ दिस लगा देना। किताबुल हिंद में क्या क्या जिक्र है तो ऑल ऑफ दिस आएगा। उसके बाद क्या है, अल बेरूनी, इनका एक ये पहले क्या करते थे, कोई भी चैप्टर अगर लिख रहे तो बिगिनिंग विद अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा करते थे, फॉलोइंग दिस अप विद अ डिस्क्रिप्शन, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, सांस्कृतिक ट्रेडिशन का रेफरेंस देंगे, और उसके बाद कंक्लूडिंग विद अ कंपैरिजन विद अदर कल्चर, मतलब इंडियन सोसाइटी में क्या चल रहा है और कंटेम्पररी जो सोसाइटीज हैं वहां उससे कंपेयर करेंगे। तो इस टाइप से उनका मतलब लॉजिकल टाइप में उनका राइटिंग का स्टाइल था। उसके बाद हिंदू वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में, हिंदू असल में क्या है, पर्शियन वर्ड है। ओके, रिवर सिंधु से लिया गया और पर्शियन यूज था, और अरब क्या कहते थे इसको, अरब कंटिन्यू किए पर्शियन वर्ड को, और अरब लोग इसको अल हिंद कहते थे। अभी भी अरब लोग वगैरह आपकी अगर बात होगी तो हिंदुस्तान कहेंगे, ठीक है, अल हिंद, हिंदुस्तान, ठीक है। और जो यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हिंदवी कहते हैं। फिर उसके बाद इब्ने बतूता का मेंशन है, इब्ने बतूता ने बुक लिखी थी, उसका नाम है रिहला, बुक का नाम याद रखना, रिहला। और इब्ने बतूता मोरक्को से थे, ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। और मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्ट में काफी इन्फ्लुएंस होता है और उनको क्या बनाता है, काजी और जज ऑफ दिल्ली, मतलब वहां पर चीफ जस्टिस बना देता है दिल्ली का। लेकिन बाद में दोनों में नाइत्तेफाकी आ जाती है और इब्ने बतूता को जेल में डाल देते हैं। फिर कुछ दिन बाद बादशाह छोड़ देता है, पार्डन कर देता है, और क्या बोलता है, तुम हमारा एम्बेसडर बोल के चले जाओ चाइना में, ठीक है। अब वो चाइना की तरफ रवाना होते हैं, जाते जाते वो फिर विजयनगर को भी विजिट करते हैं, वहां पर कुछ साल रहेंगे। फिर श्रीलंका में जाते हैं, फिर मालदीव जाते हैं, फिर मालदीव से चाइना जाएंगे इब्ने बतूता। यही पीरियड में दूसरा और एक वर्ल्ड ट्रैवलर फेमस था जिसका नाम है मार्को पोलो, इसने चाइना विजिट किया। ओके, और चाइना और इंडिया के बारे में, इंडिया में भी वो आया था, इंडिया का भी मेंशन है। करंट अफेयर में हम देखेंगे, उसने मतलब होयसला का डिस्क्रिप्शन दिया, रानी रुद्रम्मा देवी, वहां पे क्वीन थी रानी रुद्रम्मा देवी, तो उसके बारे में मेंशन किया मार्को पोलो ने।
मोहम्मद बिन तुगलक ने, जैसा हमने देखा था, दौलताबाद से देवगिरी कैपिटल, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट किया था। इब्ने बतूता ने लिखा है कि दौलताबाद से दिल्ली अगर जाना है तो वो टाइम पे 40 डेज लगते थे, 40 दिन, आपका 40 दिन का सफर है। while that from ग्वालियर टू दिल्ली took 10 days। ये कुछ सिटीज हैं, ये आप देख लेना। अब इसके बाद है आपका फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर यूरोपियन ट्रैवलर था जो आया था शाहजहां और औरंगजेब की पीरियड में ये था। ही वॉज अ डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर, हिस्टोरियन, और इसने मतलब अकाउंट दिया है इंडियन सोसाइटी का वगैरह। वो फिजिशियन था, दारा शुको का एल्डेस्ट सन ऑफ एम्परर शाहजहां। दारा शुको वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ औरंगजेब। और ये जो फोटो है टैवर्नियर की फोटो है, वो हाथ में जिसके फूल है नीचे वाली, टैवर्नियर इंडियन क्लॉथ। ही वॉज द डायमंड मर्चेंट। और ये जो फ्रैंकोइस बर्नियर था, ये मुगल आर्मी के साथ काफी ट्रैवल किया, तो इसने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए हैं। उसने ये बोला कि इंडियन लोगों को लेमोनेड एंड दही बहुत फेमस है। लेमोनेड मतलब नींबू शरबत, नींबू शरबत और दही बहुत कंज्यूम करते हैं इंडियन लोग। उसने फिर बहुत सारे कंपैरिजन भी किया है इंडियन सोसाइटी का और ये वेस्टर्न सोसाइटी का भी। अलबेरूनी जिसको हमने देखा था अभी किताबुल हिंद, उसने उसमें लिखा है कि कास्ट सिस्टम का जिक्र किया है। तो उसने बोला कि ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम कैसे हुई, तो ये ऋग्वेदा में दिया है कि इसके लिए जो थ्योरी कहते हैं उसको पुरुष सुक्ता थ्योरी कहते हैं। अलग अलग कास्ट कैसे ओरिजिन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पुरुष सुक्ता थ्योरी ये कहती है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा सबसे बड़ा जो गॉड है, उसके हेड से बना ब्राह्मण्स, उसके शोल्डर से बने क्षत्रियास, उसके थाइस से बने वैश्यास, और फिट से बने शूद्रास। तो ये कहती है पुरुष सुक्ता थ्योरी, ये ऋग्वेदा में दिए ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। अलग अलग थ्योरीज हैं, तो उसमें से क्षत्रिय ये पुरुष सुक्ता थ्योरी है, इसको मेंशन किया अलबेरूनी ने। और बाकी जो अनटचेबल्स हैं, अनटचेबल्स मतलब इनका लेवल शूद्रा से भी नीचे रहता है, वो कास्ट सिस्टम में काउंट नहीं होते। हाँ, दलित समाज जिसको हम कहते हैं। इब्ने बतूता ने कोकोनट का भी डिस्क्रिप्शन किया, नारियल का। तो उसने बोला द नट ऑफ कोकोनट ट्री रिजेंबल्स अ मैन हेड। जो नारियल रहता है मैन, आदमी के सर जैसा है, और उसको 2 आंखें रहती है और एक मुंह भी रहता है, ऐसा इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा है। फिर इसी तरीके से इब्ने बतूता ने पान का भी जिक्र किया। यहाँ के लोग पान बहुत खाते हैं, और ये ऐसा ट्री है कि इसको फ्रूट नहीं लगता लेकिन पत्ते लगते हैं, और पत्तों के लिए फेमस है। इब्ने बतूता ने और कहा था कि दिल्ली जो सिटी है बहुत बड़ी सिटी है, इसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया है, और दौलताबाद भी दिल्ली से कुछ कम नहीं। दिल्ली को वो टाइम पे कई सारे दरवाजे थे, अराउंड 28 गेट्स थे दिल्ली को, विच आर कॉल्ड दरवाजा। और वहां पे जो बदायूं दरवाजा, बदायूं ये यूपी में एक लोकेशन है, वो बहुत फेमस है। बदायूं दरवाजा इज द ग्रेटेस्ट। तो 28 गेट्स थे। तो सिटी ऑफ गेट्स किसको कहते हैं? औरंगाबाद कहते हैं। औरंगाबाद को कितने गेट थे? 52 गेट्स थे, ठीक है। इसके बाद देखो ये साड़ी वगैरह वो टाइम के दिए हैं, इसको इकार्ट वीविंग बोलते हैं। ये जो डिजाइन है इकार्ट वीविंग, ये आंध्रा में है, फेमस है इकार्ट। वो टाइम पे कम्युनिकेशन कैसे हुआ करता था? तो जो कम्युनिकेशन था, तो 2 टाइप कम्युनिकेशन वगैरह। अब दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए तो 40 दिन लग रहे हैं, लेकिन कुछ रिवोल्ट हो वगैरह हो गया तो इसकी इंफॉर्मेशन तो जल्दी पहुंचाना रहता। तो उसके लिए 2 टाइप के सिस्टम थे, एक था हॉर्स वाला था, और एक था पैदल, मतलब इसको फुट पोस्ट था। हॉर्स पोस्ट और फुट पोस्ट, तो उसका जिक्र है यहाँ पर। उलुक, उलुक मतलब हॉर्स। क्या रहते थे? कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे स्टेशन रहते थे, मतलब यहाँ पर एक सवार घोड़े पर बैठेगा, वो संदेशा लेकर जाएगा एक 10-15 किलोमीटर तक, फिर वहां पे दूसरा सवार रेडी रहेगा,
वो फौरन ले लेगा और दूसरे स्टेशन को पहुंचाएंगा, फिर वो तीसरे को पहुंचाएंगे। ऐसा दिल्ली तक एक चेन रहती थी। इसका ये था हॉर्स बेस। और ऐसा ही दूसरा था आपका फूड फूड पोस्ट। यहाँ पर रनर्स रहते थे, जो सबसे तेज भागने वाले ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता था। तो ये जो रनर्स रहते थे, जैसा अभी आप रिले रिले देखते होंगे, 4x100 मीटर्स की जो रेस रहती थी, तो बैटन लेके भागते हैं ना, तो ये लोग भी ऐसे एक छड़ी लेके भागते थे जिस पर आवाज रहता था, डमरू। तो ये जब लोग वो नेक्स्ट पोस्ट पे पहुंचेंगे, तो आवाज से वो सामने वाला पहले ही रेडी हो जाएगा। वो फौरन ही आते ही संदेशा लेके फौरन भागेगा और वो ड्रम बजाते, मतलब वो आवाज करते जाएंगे, तो ताकि वो उससे बाद वाला पहले से अलर्ट हो जाए। तो इस तरीके से तो यहाँ पर कि फुट पोस्ट थी, टाइम लगता था, रोड वाइल कंटिन्यूसली रीचेस 5 days लगते थे। ठीक है, ऐसा तो 40 days लग रहे हैं, लेकिन फुट पोस्ट से 5 days में आपका संदेश। ठीक है, हाँ। और इसका जो ओरिजिन है, उमर उनके पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बर्नियर्स। बर्नियर्स का एक देखो कि इसने हमेशा इंडियंस को इंफेरियर बताया, यूरोपियन से इंफेरियर बताया इसने अपने अकाउंट में। तो उसने बहुत सारी चीजें जिक्र की है। उसमें एक उसका इंपॉर्टेंट ये कंटेस्ट ये था कि वो कह रहा था कि जितना भी जो लैंड है वो किंग किंग ओनर रहता था। लेकिन उसको बाद में कंटेस्ट भी किया गया हिस्टोरियंस ने। उन्होंने कहा कि किंग का मतलब एक क्या करता था किंग, एक टैक्स लिया करता था लैंड पे से। तो लैंड था पीजेंट्स का ही, बस वो टैक्स जमा करता था उसके ऊपर। और बर्नियर जो कहता है कि पूरा का पूरा ओनरशिप गवर्नमेंट का है, किंग का है, इसलिए लोग उतना लैंड डेवलप करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये एक चीज थी यहाँ पर। बाकी यहाँ पे वर्ड आए इंपीरियल कारखानास, जिसको अभी हम वर्कशॉप कहेंगे अभी कंटेम्पररी के। कारखानास ये एक ठीक है। तो कारखाना का हम देते हैं, इसको वर्कशॉप जिसको हम कहते हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोग कारखाना यही वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो कारखाना मतलब वर्कशॉप। यहाँ पर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी चीजों की, ऐसे गुड जो हायर क्लास को लगते थे। तो इसमें एकदम स्पेशलाइज चीजें बनती थी। उसके बाद स्किल्ड लेबर यहाँ पर काम करते हैं और एकदम पूरे अच्छे अच्छे गुड्स बनाएंगे, फिर वो एक्सपोर्ट। ठीक है। देखो, मुगल के पीरियड में जो इंडिया का शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में, वो कितना था, 25%। वर्ल्ड ट्रेड में चाइना का 30% था, इंडिया का 25% था। तो अब कितना है वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का शेयर? हाँ, 2.5% कितना है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश आने के बाद हमारा क्या हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, फिर से एग्रीकल्चर बेस्ड, रूरल, अर्बन टू रूरल, रूरल ये हो गया। रुइनिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें हो गई। मुगल्स के टाइम पे 50% पॉपुलेशन अर्बन में थी, अर्बन एरियाज में। और वही टाइम पे अगर यूरोप की देखोगे तो यूरोप से भी ज्यादा अर्बनाइजेशन हमारा, जब जाते 50 में देखोगे तो वहां पर अर्बन पॉपुलेशन कम हो गई थी हमारी परसेंटेज में, क्योंकि डी अर्बनाइजेशन हो गया था। डिस्क्रिप्शन किया अपनी किताब में। ठीक है। अपना अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसने भी जिक्र किया अपनी किताबों में सती का। उसने इंडिया के हर इंडियन वुमन बहुत ब्रेव रहते हैं, मतलब आग से, तो आग से भी डरते नहीं है। तो जी, हेलो, हाँ, आवाज आ रहा है बराबर? From Amir Khusro part. He was called as. हाँ, अमीर Hello. खुसरो वाज कॉल्ड एज पैरेट ऑफ इंडिया।
तृतीय हिंद। हाँ, कुछ कोई डाउट है आप लोगों को? कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर, वो आवाज टूट गई थी बीच में से। आवाज ब्रेक हो रहा था, अभी आ रहा है क्लियर आवाज? हाँ, अब आ रही है। ओके, ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक, गुड। अब देखो, बर्नियर ने भी जिक्र किया सती का। बर्नियर ने क्या बोला? वुमन फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज पार्टिसिपेट इन कमर्शियल एक्टिविटीज। तो ट्रेड में भी पार्टिसिपेशन था। जो औरंगजेब के सिस्टर्स थे, जहानारा, रोशनारा, इनके तो शिप्स थे अपने खुद के, और वो ट्रेड करते थे। ठीक है, सूरत वो टाइम पे बहुत फेमस पोर्ट रहता था, वहां से ट्रेडिंग वगैरह वो सब हुआ करता था। ठीक है, ये बुक्स के नाम है और ऑथर्स हैं, जैसा कि तबाकत नासिरी, ये लिखा था मिनहाजुस सिराज ने। इसमें अल्तुतमिश की पीरियड की हिस्ट्री है। हाँ जी, हाँ बोलिए। स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ऑडियो ओनली बटन पे क्लिक करो। विजिबल है सर? क्या नहीं हो रहा है मतलब? ऑडियो ओनली का जो बटन है ना, हाँ, इसको करो। ऑडियो ओनली यहाँ पे है ही नहीं। ऑडियो नहीं, म्यूट है। उनको बोलो। अच्छा, आप लोग ऑडियो ओनली पे क्लिक करना है अगर किसी को आवाज नहीं आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फेमस हिस्टोरियन है, इसने किताब लिखी है तबाकत नासिरी। फेमस बुक्स हैं लैला मजनू, नूह सिफिर, तारीख फिरोज शाही। उर्दू ऑप्शनल वालों को रहता है क्या? आमिर खुसरो की कोई बुक, कौन सी बुक पढ़ते हैं? अच्छा, कंट्रीब्यूशन किताबों, क्योंकि यही पीरियड में उर्दू का इमरजेंस हुआ था। लैला ये फिरोज फुतवात फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, बराबर। ठीक है, इसके बाद एक बुक है चाशनामा, ये सिंध रीजन की मोहम्मद बिन कासिम के टाइम की। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। हाँ हाँ हाँ, चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके, ठीक है, आवाज आ रहा है ना मेरा? ठीक है, ओके। अब देखो, भक्ति और सूफी मूवमेंट हमको देखना है। भक्ति और सूफी मूवमेंट, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट। ठीक है, भक्ति और सूफी ये मूवमेंट्स थे। वो टाइम पे क्या हो गया था, रिचुअल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी। फिर वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट किया जाता था, वुमन को, अनटचेबल्स को, शुद्रास को। फिर इसी तरीके से मतलब क्या क्या होता था, सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मीज, अपर कास्ट, ये हो रहा था। तो ये सारी वजह से सोशल टेंशन था। तो इसलिए ये मूवमेंट का ओरिजिन होता है। ये लोगों ने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्शिप किया। भक्ति और सूफी ये लोग फोकस करते थे इंडिविजुअल वर्शिप पे। वो बोलते हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट का। जब भक्ति मूवमेंट हम पढ़ेंगे जो होता है साउथ इंडिया में, आप ध्यान से सुन लेना। साउथ इंडिया में आते हैं शंकर देवा, शंकर देव नहीं, शंकराचार्य, जिनको हम आदि शंकराचार्य भी कहते हैं। ये थे केरला से। इनका बर्थ लगभग 9th सेंचुरी में होता है। ये आएंगे और इनकी फिलोसफी का नाम क्या था? वेदांता, जिसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा। तो ये लोग वही बोलेंगे, मतलब हमको, मतलब वैदिक फिलोसॉफी वगैरह उसको ही प्रोपोगेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने अद्वैत की फिलोसॉफी दी थी। अद्वैत, अद्वैत को नॉन डुअलिज्म भी कहते हैं या मोनोइज्म भी कहते हैं। मतलब ब्रह्मा एंड सोल आर वन, आफ्टर डेथ सोल यूनाइट विथ ब्रह्मा, ये कहेंगे। इसके बाद जो दूसरे फेमस हमारे भक्ति सेंट है,
तो ये थे रामानुजाचार्य, ये तमिलनाडु से थे, ये 11वीं सेंचुरी में आएंगे और ये कहेंगे कि मतलब सोल ब्रह्मा से मिलेगा लेकिन अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी कायम रखेगा, तो इसको कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, फिर इनके बाद आते हैं निम्बार्का और माधवाचार्य। फिर माधवाचार्य आएंगे, ये 12th सेंचुरी में लगभग 11th-12th सेंचुरी में, और माधवाचार्य बोलेंगे कि ड्युअलिज्म, कि ब्रह्मा और सोल अलग रहता है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, तो इसको बोलेंगे ड्युअलिज्म बोलेंगे या द्वैतवाद भी बोलेंगे। फिर इसके बाद दूसरे बहुत सारे फिलोसॉफीज आते हैं, तो ये याद रखना, ये भक्ति सेंट, वो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, इसमें भक्ति सेंट में से कोई सेंट उठाएगा, जैसा बोलेगा कि निम्बार्का, करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमको इनका कंटेम्पररी, ये ट्रेडिशन और लिटर ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन ये वर्ड यूज होता है जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, अर्बन सोसाइटी है, जो लिटरेट सोसाइटी है, उनके जो कल्चर रहता है उसको ग्रेट ट्रेडिशन कहते हैं। जो रूलर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको हम कहते हैं लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन में जैसा आप सब जो हिंदू सोसाइटी या फिर वेस्टर्न सोसाइटी में पिज्जा है, जीन्स का यूज होता है, ये अगर चीजें अगर रूलर सोसाइटी यूज कर रही है तो इसको हम कहेंगे पैरोकियलाइजेशन। ग्रेट ट्रेडिशन से लिटर ट्रेडिशन को चीजों का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे पैरोकियलाइजेशन, ऊपर से नीचे आ रही है। फिर अगर कोई लोकल ट्रेडिशन का ग्रेट ट्रेडिशन में ग्लोबल लेवल पे हो जा रही है या फिर नेशनल लेवल पे जा रही है, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। जैसा कि जॉइंट फैमिली है, कम्युनिटी लिविंग है, या फिर आयुर्वेदा फिलोसॉफी समझो, या फिर योगा, ये लोकल चीजें हैं, ये अगर ग्लोबल लेवल पे जा रही है तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्सलाइजेशन। ग्लोबल की चीजें लोकल पे आ रही है तो उसको हम कहेंगे पैरोकियलाइजेशन। अब एक नया ट्रेंड इमर्ज हो रहा है जिसको हम ग्लोकलाइजेशन कहते हैं, ग्लोबल प्लस लोकल। अब योगा तो हमारा ट्रेडिशनल है, अब हम क्या करें, योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। डे सेलिब्रेट करना वेस्टर्न है और योगा हमारा इंडिया का है। या फिर आप समझो जीन्स और कुर्ता लोग पहनते हैं, जीन्स वेस्टर्न है और कुर्ता इंडियन है, तो इसको क्या कहें, ग्लोकलाइजेशन। तो ये चीजें भी समझो। हाँ, बराबर। इसी तरीके से इडली डोसा वगैरह हमारा क्या है, लोकल है, वो फेमस हो गया वर्ल्ड लेवल पे, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सलाइजेशन हो गया। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा, अच्छा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, ओके ओके, आगे बढ़, ठीक है। ये नीचे इसके एग्जाम्पल दिए हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, ये टेम्पल है अपना जगन्नाथ टेम्पल, काफी फेमस टेम्पल है, और ये टेम्पल है विष्णु का। विष्णु मतलब मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी का गॉड है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ की विष्णु एज अ गॉड, लेकिन जो आइडल बनाते हैं वो पत्थर से नहीं बनाते, तो लोकल का क्राफ्ट का यूज करके वो आइडल बना रहे हैं। तो इसको ये एग्जांपल है, यूनिवर्स मतलब ग्रेट ट्रेडिशन कैसा लो ट्रेडिशन से मिक्स हो रही है। फिर भक्ति सेंट की जब हम बात करते हैं, तो फिर इसके बाद हमने रामनुज वगैरह ये सब है, ये पीरियड में दो ग्रुप इमर्ज होते हैं भक्ति सेंट के। एक रहता है अलवर और दूसरा रहता है नैनार। अलवर में ए है, ए को उल्टा करो वी शेप बनता है, तो अलवर क्या है, वैष्णवाइट, वैष्णव की वर्शिप करते हैं। और जो नैनार है तो उसका अपोजिट रहेगा, ये लोग शैवाइट रहेंगे, शिवा की वर्शिप करेंगे। अलवर वैष्णवाइट, अलवर 12 ही थे, 12 ही थे, नैनार 63 थे। अलवर की जो फेमस बुक है उसको दिव्य प्रबंधम कहते हैं। और ये जो सेंट थे इसमें लोअर कास्ट भी थे, फीमेल्स भी थे, अनटचेबल्स भी थे, सब तरफ से आते थे भक्ति सेंट। तो अलवर में एक ही फीमेल सेंट थी जिसका नाम था अंदाल, अंदाल नाम था। फिर दूसरे जो है नैनार, नैनार में जो फेमस थे, नैनार की जो किताब का नाम है उसको कहते हैं तेवारम, और तेवारम लिखी थी तिरुमुराई ने। यहाँ पर फीमेल सेंट भी थे नैनार में, और फेमस फीमेल सेंट है करेकल अमैयार, नाम याद रखो, वो बोलेगा करेकल अमैयार वाज अ फीमेल सेंट ऑफ अलवर सेक्ट, तो रॉन्ग होगा, शी वाज नैनार।
ये करक्कल अम्मैयार की स्कल्पचर है। ये ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ शिवा है, चोला पीरियड में फेमस। फिर जैसा कि हमने कल देखा था, इसके बाद सेंचुरी में क्या होता है, बसवन्ना का इमरजेंस होता है। बसवन्ना सेक्ट, कर्नाटक आंध्रा में। बसवन्ना ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, मतलब वजीर रहते हैं वो। वहां पर एक डायनेस्टी कलाचुरी रूलर रहते हैं उसके पीरियड में। ये खुद ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन ये रिजेक्ट करते हैं कास्ट सिस्टम। और इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनमें भी दो सेक्ट है, एक लिंगायत और दूसरा रहता है वीरशैवा। लिंगायत वीरशैव, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस याद रखो लिंगायत और वीरशैवा। और जैसा कि हम कल डिस्कस किया था, दे डू नॉट प्रैक्टिस फ्यूनररी राइट्स सच एज क्रिमेशन। ये क्रिमेट नहीं करते हैं, इंस्टेड दे सेरेमोनियली ब्यूरी देयर डेड। डेड को ब्यूरी करे। और इनका जो है, दे चैलेंज आइडिया ऑफ कास्ट सिस्टम एंड पोल्यूशन, प्योरिटी एंड पोल्यूशन। कास्ट सिस्टम क्या कहती है कि लोअर कास्ट है या फिर अनटचेबल है, इनके साथ आप लोग टच मत करो, कांटेक्ट मत करो, पानी वानी पियो मत इनके हाथ से। इससे क्या होगा, आप पोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए लोग मैरिज पे वगैरह रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। फेमस फॉलोअर ऑफ बसवन्ना जो थे, अक्का महादेवी और अल्लामा प्रभु। ये नाम याद रखना, अक्का महादेवी और अल्लामा प्रभु, ये फॉलोअर्स थे बसवन्ना के। फिर इसके बाद भक्ति मूवमेंट्स के, सूफी मूवमेंट्स के बारे में आज जिक्र आता है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा जिक्र है जिजिया का। जो लोग जिजिया देते थे उनको जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी का मीनिंग होता है प्रोटेक्टेड। ये अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रोटेक्शन। डेवलप फॉर द पीपल हु फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स सच एज ज्यूज, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम रूलरशिप। तो मुस्लिम रूलर्स जो रहते थे, मुस्लिम एम्पायर्स, तो यहाँ पर क्या होता था, दे चार्ज अ टैक्स कॉल्ड जिजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, अब इसका एक पर्पस था। इसका पर्पस क्या था, इन द एक्सचेंज ऑफ दैट टैक्स द पीपल विल बी ग्रांटेड प्रोटेक्शन बाय एक्सटर्नल एग्रेशन। तो वो टाइम पे एक सेफ्टी के तौर पे ये टैक्स था। अब इसमें बहुत सारे इस पे डिस्प्यूट है। तो इसमें एक आर्गुमेंट ये आता है कि मतलब इसमें एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, ठीक है, लेकिन ये इनजस्टिस था। तो लेकिन बात ऐसी नहीं है, मुस्लिम को भी ज़कात देना रहता था जो एलिजिबल है, और उसका रेट ज्यादा था जिजिया से। तो इनडायरेक्टली मुस्लिम ज्यादा टैक्स पे करते थे देन नॉन मुस्लिम। ये बात आप ध्यान से समझ लेना। शरिया के बारे में है, शरिया इज द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। इट इज बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस। कुरान इज द रिलीजियस स्क्रिप्चर, हदीस इज द सेइंग्स ऑफ प्रोफिट। तो इसमें ये दो तो चीजें हैं, साथ में और एक रहता है कि कियास मतलब रीजनिंग बाय एनालॉजी, एंड इजमा कंसेंसस ऑफ कम्युनिटी। ये और दो सोर्सेस हैं। क्योंकि अभी क्या होता है, सोसाइटी चेंज हो रही है, ये सोसाइटी के प्रॉब्लम्स भी अलग रहते हैं। तो फिर ऐसा एग्जैक्ट इवेंट तो पहले नहीं हुआ होगा, तो हदीस में वो चीज डायरेक्टली मेंशन तो नहीं रहेंगी, लेकिन उसका इम्प्लिसिट मीनिंग क्या है, इसको कियास कहते हैं, लॉजिक लगाना, कंपैरिजन करना। और इजमा मतलब एल्डर्स क्या करेंगे, कंसेंसस। अगर कोई चीज मेंशन नहीं है तो फिर उसके ऊपर कंसेंसस लिया जाएगा। वो टाइम के जो ग्रेट स्कॉलर्स रहेंगे, फिर वो लोग डिसाइड करेंगे, उसके बारे में डिसीजन देंगे। यहाँ पर जहांगीर की फोटो है विथ जोगी, जोगी जैन मॉन्क। यहाँ पर खोजा पीपल का मेंशन है। मुस्लिम में मेनली दो सेक्ट रहते हैं, शिया एंड सुन्नी। शिया में बहुत सारे सब सेक्ट्स हैं, तो उसमें से एक सेक्ट है खोजा पीपल, खोजा शिया। इसको इस्माइली शिया भी कहते हैं। देयर कंपोजिशन इज कॉल्ड एज गिनान, GINAN। इनके कंपोजिशन को गिनान ये वर्ड आता है। तो यहाँ पर फोटो दिए खोजा मैन्युस्क्रिप्ट की। बोरा इज आल्सो सबसेट, वो भी इस्माइली शिया का एक टाइप है। यहाँ पर एक टर्म आई है मैट्रिलोकल रेसिडेंस। मैट्रिलोकल रेसिडेंस मतलब आफ्टर मैरिज कपल इज रिसाइड विथ वाइफ फैमिली, ब्राइड जो रहती है उसके फैमिली के साथ, और पैट्री लोकल में ब्राइड ग्रूम्स फैमिली के साथ रहेंगे। ठीक है,
मैट्री लोकल, पैट्री लोकल, एक रहता है नियो लोकल। हाँ, दोनों मिलके क्या करेंगे, तीसरी जगह रहेंगे, जहां पे जॉब है वहां पर जाके रहेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, पैट्री लोकल भी डिक्लाइन पे है, मैट्री लोकल भी डिक्लाइन है, नियो लोकल। फिर एक रहता है एविन को लोकल, कुछ सोसाइटीज में रहता है एविन को लोकल। यहाँ पे क्या होता है, अंकल अंकल, अंकल मैटरनल अंकल के पास जाएंगे, कपल वहां पे रहेंगे। कुछ सोसाइटीज है यहाँ पर होता है एविन को लोकल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मॉस्क है, और मॉस्क इन केरला। जो इंडिया में सबसे पहली जो मॉस्क है वो बनी केरला में, चेरामन जुमा मॉस्क कहते हैं उसको, ठीक है। ये शायद उसकी फोटो है, चेरामन जुमा मॉस्क, ओल्डेस्ट मॉस्क इन इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क कौन सी है, बोलो नाम बोलो जल्दी से। दिल्ली में बनाई गई फेमस मॉस्क है जामा मस्जिद, तो बाद में शाहजहां बना। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, हाँ कुव्वतुल इस्लाम, ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। हाँ आज भी ये है। देखो बहुत सारे बार हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ पॉलिटिसाइजेशन हिस्ट्री होता है, कि कहा जाता है कि मतलब मुस्लिम रूलर्स ने क्या किए, टेम्पल्स तोड़ दिए, मस्जिद बनाए, ठीक है। ये जो रहता था मतलब ये हुआ है, लेकिन इसका रीजन रिलीजियस नहीं रहता था, पॉलिटिकल रीजन। तो देखो कि ये जो तुर्किश इन्वेजन्स है, इससे पहले भी हिंदू रूलर्स थे, इनमें आपस में वार हुआ करते थे। तो तब ये लोग एक दूसरे के टेम्पल डिस्ट्रॉय किया करते थे। ये मतलब वो टाइम का स्ट्रेटेजी का पार्ट ही था। हाँ, राजपूत क्या करेंगे, अगर समझो चंदेला लड़ाई कर रहे हैं चौहान से, तो चंदेला अगर चौहान को हरा दिए तो उनके पूरे टेम्पल खत्म कर देंगे, वहां के ब्राह्मण्स को मार देंगे। फिर सेम चीज ये करेंगे, चौहान अगर चंदेला को हरा दिए तो वो पूरी वो चीज करेंगे। तो ये वो टाइम पे मतलब यही था, रिलीजियस पर्सपेक्टिव नहीं था, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, सामने वाले को पूरी तरीके से खत्म कर दो। तो ये एंगल था वहां पे। तो जहां कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई वहां पे एक टेम्पल था, ठीक है, शिवा टेम्पल कुछ था, तो वो तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई। फिर शिवा टेम्पल जो था उससे पहले वहां पे जैना का टेम्पल था, तो उससे पहले जो भी हिंदू किंग होगा उससे जैना टेम्पल डिस्ट्रॉय कर ये बनाया गया था। ऐसा काफी समय हिस्टोरिक हुआ है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम हिस्ट्री फिर से रिपीट करें, फिर तोड़ के ये कर दिए। अब अलग है, अब वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अब हमारे रूल्स हैं, अब वी हैव सेट ऑफ रूल्स, वो हमको फॉलो करना है, ठीक है। के बाद देखो यहाँ पे आतिया मॉस्क है, ये बांग्लादेश की है, फेमस मॉस्क है आतिया मॉस्क। और इसके बाद नीचे जो है शाह हमदान मॉस्क, ये मॉस्क है श्रीनगर की। ये बहुत सबसे फेमस मॉस्क है श्रीनगर की, ऑन द बैंक ऑफ झेलम। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम। और इसको क्या कहते हैं, जेवल इन द क्राउन। पूरी वुडन स्ट्रक्चर है, ये बनाई गई थी 1395 में, ओके। और ये अभी तक है, कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर। 1395 में डायनेस्टी कौन सी थी दिल्ली में, स्लेव थी, खिलजी, खिलजी भी नहीं थे, तुगलक थे, तुगलक, ठीक है। इसके बाद कुछ वर्ड्स आए, मेहराब और मिंबर। मेहराब और मिंबर ये देखिए मस्जिद के आर्किटेक्चर का पार्ट है। कल हमने स्तूपा आर्किटेक्चर देखा था, यहाँ पर थोड़ा मस्जिद आर्किटेक्चर। मेहराब मतलब ये बालकनी रहती है, हाफ डोम शेप, जहां पर जो इमाम जो प्रेयर लीड करता है वो खड़ा रहता है। और ये जो स्टेयरकेस दिख रहे हैं उसको मिंबर कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्राइडे का जो सरमन है वहां पर खड़े रहकर इमाम देते हैं, तो इसको मेंबर कहते हैं, और ये मेहराब। These words are related to मस्जिद। इसके बाद सूफी हजरत के बारे में, सूफी सिलसिलास के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। जो वर्ड सूफीज्म है, डिफरेंट कंटेक्स्ट है, मतलब इसकी मीनिंग्स के बारे में देयर आर डिफरेंट व्यूज। कुछ लोग कहते हैं सूफ, सूफ जो वर्ड बना है ये उल से बना है, सूफीज्म सूफ से बना है, सूफ का मीनिंग होता है उल। सूफी लोग ये कहते हैं, सूफीज्म कहते हैं। दूसरा एक मीनिंग है इसका सफा, सफा, सफा मीन्स प्यूरिटी। तो इससे क्या होता है, प्यूरिटी, इंसान को प्यूरिफाई करने के लिए मूवमेंट थी, तो एक मीनिंग होता है। तीसरा और एक इसका मीनिंग है, जो प्रोफिट मॉस्क है जिसको मस्जिद नबी कहते हैं इन मदीना, तो इन दैट मस्जिद देयर वाज अ प्लेटफॉर्म, इसको कहते हैं असहाबे सुफा, सुफा कहते थे।
इट वाज अ प्लेटफॉर्म। तो सूफा से नाम लिया गया सूफी। तो ऐसा अलग अलग मीनिंग्स है। फिर कुछ और वर्ड्स आते हैं। खानका, जो स्कूल रहता था सूफी लोग का, उसको खानका कहते थे। वहां पर उनके फॉलोअर्स आके बैठते थे। शेख, ओके, खानका हमने देखा, शेख देखा। फिर इसी तरीके से जो पीर और मुर्शिद भी कहते हैं, ठीक है, जो सूफी हजरात हैं उनको पीर और मुर्शिद, और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको मुरीद कहते हैं, मुरीद। और जो उसमें से सबसे अच्छा जो मुरीद है उसको सूफी क्या करेंगे, अपना खलीफा, सक्सेसर डिस्क्राइब करते थे, खलीफा। सूफी सेक्ट्स हैं जो मतलब उतना शरिया को अबाइड नहीं करते थे। तो उसमें जैसा एग्जांपल है कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, ठीक है। तो ये लोग जब हम सूफी की बात करते हैं तो सबसे फेमस है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती ऑर्डर जब हम पढ़ते हैं तो इसके जो फाउंडर थे ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके कंटेम्पररी थे? पीरियड देख के बताओ। 1235 में डेथ होती है, तो कौन था वहां पे दिल्ली में? किंग का नाम बोलो। अर्तुगल, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश बोलो, कुतुबुद्दीन ऐबक बोलो, कंटेम्पररी तो है, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1235 में डेथ होती है, तो इल्तुतमिश, रजिया भी बोल सकते हैं, नहीं रजिया नहीं आएंगे, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। इसके बाद उनके जो फॉलोअर सक्सेसर थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये थे। इनकी भी डेथ वही पीरियड में होती है। उनके जो सक्सेसर थे शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, ठीक है। शेख फरीदुद्दीन गंज, इनकी डेथ होती है अजोदन, ये पाकिस्तान में है अभी। फिर उसके बाद इनके सक्सेसर हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, ही वाज द मोस्ट फेमस सूफी सेंट, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया डेथ होती है 1325 में दिल्ली में। फिर इनके जो फॉलोअर थे शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ठीक है, इनकी डेथ होती है 1356 में। और इसके बाद आते हैं ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज, चिश्ती सिलसिले के, मतलब ये भी मोस्ट वन ऑफ द फेमस है, और ये साउथ में आते हैं, गुलबर्गा। हिज डेथ मतलब वहां पे गुलबर्गा में सेटल होते हैं 1422, ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज, ओके। तो ये थे जो ट्रेडिशन ये था सूफी हजरत ने स्टार्ट किए थे। इट वाज लेटर अडॉप्टेड बाय सिखिज्म। है जिनको दातागंज बख्श कहते हैं, मैं अबुल हसन अल हुजवेरी, दाता हुजवेरी भी कहा जाता है। इनकी फेमस, ठीक है, कशफुल महजूब इन्होंने लिखी थी, लिंग ऑफ विल, डिमिस्टिफाइंग द मिस्टिफाइड, हुजवेरी, फोटो वगैरह, ठीक है। यहाँ पर जिक्र है जहानारा का। जहानारा कौन थे? जहानारा, हाँ, औरंगजेब के बहन थे। तो ये वहां पर गए थे, अजमेर गए थे, तो उसके बारे में वहां पर दिया गया, उनके प्रेयर्स के बारे में हो गया। आमिर खुसरो का भी जिक्र है, अभी हमने देखा तूतीय हिंद। आमिर खुसरो, पोएट, म्यूजिशियन, डिसाइपल, ही वाज द कंटेम्पररी एंड फॉलोअर ऑफ शेख निजामुद्दीन औली, ओके, एंड गिव अ यूनिक फॉर्म ऑफ चिश्ती समा। ये इन्होंने एक डिस्कवरी की, कव्वाली जो आज हम कहते हैं, उसके फाउंडर यही हैं, आमिर खुसरो। इसी तरीके से जो तबला है, तबला की भी डिस्कवरी आमिर खुसरो ने की। मलिक मोहम्मद जयासी का भी नाम आया यहाँ पे, जो पद्मावत, पद्मिनी जो मूवी आया था, इनके किताब पर ही था। बट इट इज नॉट अ हिस्ट्री, इट इज जस्ट अ स्टोरी, ठीक है। स्टोरी थी, मतलब फिक्शनल स्टोरी टाइप में, ठीक है। तो इसको ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री बोल के नहीं लिया जा सकता। बात देखो, सूफीज एंड द स्टेट। सूफीज और स्टेट का रिलेशन कैसा था, इसके बारे में। जैसा चिश्ती थे, चिश्ती लोग हैव केप्ट डिस्टेंस विथ स्टेट, ठीक है। लेकिन कुछ सेक्ट थे जैसा कादरी सेक्ट,
वो लोग स्टेट के ऑफिस एक्सेप्ट करते थे, मतलब पोस्ट वगैरह एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, ये नीचे दरगाह है, दरगाह ऑफ शेख सलीम, और डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बाबा फरीद, कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सिकरी, अकबर्स कैपिटल, सिंबलाइज द बॉन्ड बिटवीन चिश्तीज एंड मुगल स्टेट। ठीक है, तो सलीम चिश्ती, ये नाम याद रखो। अब स्ट्रक्चर गौर से देखो, फतेहपुर सिकरी है वो आसपास का एरिया, और वो कौन से पत्थर में बना है फतेहपुर सिकरी? टॉम के पीछे देखे तो आपको समझ में आएगा, रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन। उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है जो मार्बल से बनाया गया, और वो है टॉम ऑफ सलीम चिश्ती। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से। रेड सैंडस्टोन किससे बनाया गया? रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। बाद में उसके जो ऊपर का जो फ्लोर है, बिजली आने के बाद टूट जाता है, तो फिर फिरोज शाह तुगलक उसको मार्बल से बना दे, तो लास्ट का जो फ्लोर, लास्ट के 2 फ्लोर मार्बल में है, रेड सैंडस्टोन। आपका जो रेड फोर्ट है वो भी रेड सैंडस्टोन से बना है। फिर कल हमने स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देखा, जो गांधारा स्कूल है वहां पे ब्लूइश सैंडस्टोन है, जो मथुरा वाला है वहां पर रेड सैंडस्टोन है, जो अमरावती वाला है वहां पर मार्बल यूज कर रहे हैं। ठीक, ये कुछ टेक्निक्स है, पिएत्रा ड्यूरा टेक्निक बोलते हैं। मतलब क्या करें, मार्बल्स पे इनग्रेविंग करते हैं, और ये जो डिफरेंट कलर ऑफ स्टोन वहां पर चिपका देते हैं। ठीक है, ताजमहल में वगैरह इसका यूज हुआ है, पिएत्रा ड्यूरा। मुगल्स के पीरियड में काफी इसका यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जिक्र है, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, कबीर के बाद से वाला मोस्ट प्रोबेबली कल छुट्टी लेना है, कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू करते हैं। पब्लिक ओपिनियन क्या? कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, कल हम इसको, ठीक है, कल कंटिन्यू कर लेंगे और फिर ये करते हैं। ठीक है, चलेंगे। और ठीक है, आप लोग एग्जिट हो सकते, और अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते, बाकी लोग एग्जिट कर दो।